गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जानकारी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण में आज हम अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ेंगे। वो है इतिहास के स्रोत। आखिर हम इतिहास को किस किस नज़रिए से देखते हैं, किस किस नज़रिए से हम पहचान पाएंगे, उसके विभिन्न स्रोत के बारे में जानेंगे। इतिहास जानने का स्रोत दो ही होता है, एक होता है प्राथमिक स्रोत और एक होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिसमें कि उस समय के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की जानकारी होती है। मतलब अगर हम किसी समय की बात करें, जैसे हम मौर्य काल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस समय की कोई साहित्यिक, मतलब कि जब ये मौर्य काल चल रहा था तो उस समय कौन सी ऐसी साहित्यिक किताब थी जिस समय प्रकाशित हो रही थी, तो वो था अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की बुक थी जो मौर्य काल के समय प्रकाशित हो रही थी। और दूसरा, अगर हम पुरातात्विक अवशेष की बात करें तो दूसरा आता है सम्राट अशोक के अभिलेख। मतलब कि सम्राट अशोक के अभिलेख मौर्य काल को जानने के लिए, मौर्य काल को समझने के लिए एक ऐतिहासिक स्रोत है और ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर हम प्राथमिक स्रोत को ऐसे कह सकते हैं कि उस समय कोई व्यक्ति उस दौर में मौजूद हो और अपना साहित्यिक कोई प्रकाशित करे बुक, या फिर पुरातात्विक अवशेष को प्रकाशित करे, तो उस दौर को हम प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। फिर हमारा द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो आता है उस कालखंड के बीत जाने के बाद, यानी कि वह जो कालखंड है बीत गया है और बीतने के बाद जो इतिहास लिखा जाता है, जिस स्रोत के आधार पर लिखा जाता है, उसको द्वितीयक स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे मौर्य काल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मौर्य काल में क्या हुआ था कि कलहन की राजतरंगिणी जो कि साहित्य है, तो इस साहित्य को कब प्रकाशित किया गया था, जबकि मौर्य काल पूरे तरीके से समाप्त हो गया था। उसके बाद 12वीं शताब्दी में इसको प्रकाशित की गई थी। फिर अगर दूसरी बात करें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख कब हमको देखने को मिला, जब मौर्य काल पूर्णतः समाप्त हो गया था, जब वो पूर्णतः खत्म हो गई थी, तब उसके बाद लिखा गया है। तो इसको हम लोग द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वह कह रहा है साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, समझने के लिए किस स्तर से हम समझ सकते हैं अच्छे से, उस समझ को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है साहित्यिक स्रोत को। तो साहित्यिक स्रोत की हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आता है देसी साहित्य और फिर विदेशी साहित्य, यानी कि देश में लिखी गई कुछ साहित्यिक स्रोत, फिर विदेश के अंतर्गत। फिर अगर हम देसी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके दो भाग होते हैं। क्या होता है, एक धार्मिक साहित्य होता है और दूसरा गैर धार्मिक। अब जैसे धार्मिक साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो धर्म के अंतर्गत आता है, तो धर्म में क्या जाता है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। इस साहित्य के आधार पर हम धार्मिक साहित्य को समझते हैं। फिर अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई पुस्तक वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये सारी जो रचनाएं हैं वो सारी ब्राह्मण द्वारा लिखी गई है और ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए जानकारी और ज्यादा इंक्रीज करेगी। और फिर धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय हिंद।